बीजेपी, इन सब की विचारधारा को देखते हुए हमारे देश में लोकतंत्र और समाजवाद को खतरा पैदा हो गया है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे सक्षम पार्टी है विभाग में, सरकारी विभाग में, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकारों की हो। इन्होंने उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने तो नौकरियों को, पहले केंद्र सरकार की नौकरियों को प्राइवेट बहुत सारा कर दिया। ये पूर्ण है 58 से 60 लाख अभ्यर्थी या 58 से 60 लाख परिवार कह लीजिए, हर अभ्यर्थी किसी परिवार से संबंध रखता है। इसीलिए सरकारें प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देती नहीं है, उसमें भी बहुत सारा वर्कफोर्स जाता रहा है और सरकारी नौकरियां भी पैदा होती रही हैं। लाखों करोड़ों लोग रिटायर होते हैं जो पहले भर्ती हैं, उनकी जगह खाली होती है। उसके कि जनता को क्षेत्र के विकास के लिए कोई गंभीरतापूर्वक उसको नहीं लेते हैं। और एक तो इस क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा देना पहला उद्देश्य मेरा ये रहा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा मछली शहर क्षेत्र में। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर और भावी लोकसभा प्रत्याशी पूर्व IAS कृपा शंकर सरोज जी। पंजाब में इनकी ड्यूटी थी, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं राजनीति में आने का इनका क्या मुख्य मकसद है और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सपा से ही क्यों कर रहे हैं, भाजपा से क्यों नहीं कर रहे हैं और अन्य पार्टियों को क्यों नहीं पसंद किए। बहुत बहुत स्वागत है सर। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, सपा क्यों आपने ज्वाइन किया? धन्यवाद आज़ाद। पहली बात तो बीजेपी की जो विचारधारा और जिस तरह इन्होंने काम किया है उससे यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को बहुत ज़्यादा नुकसान अब तक पहुँच चुका है। और आगे की इनकी RSS, बीजेपी, इन सब की विचारधारा को देखते हुए हमारे देश में लोकतंत्र और समाजवाद को खतरा पैदा हो गया है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे सक्षम पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है, बराबरी या उससे ज़्यादा। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी को चुना और जिसकी विचारधारा में मेरा पूरा विश्वास है। क्षेत्रों में जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो क्या बातचीत होती है? क्षेत्र में, गांव में बेरोज़गारी को लेके हाहाकार है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आगे जो है नौकरियां पैदा करने की, जैसे पहले की सरकारें प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में नौकरियां पैदा करती थी लगातार, हर एक विभाग में, सरकारी विभाग में, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकारों की हो। इन्होंने उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने तो नौकरियों को, पहले केंद्र सरकार की नौकरियों को प्राइवेट बहुत सारा कर दिया है, खास करके दर्जा 3 और दर्जा 4, जिसमें छोटी जातियों और पिछड़े गरीब गांव के लोग जाते थे। अब इन्होंने उनको संविदा में, आउटसोर्स में, इधर उधर करके नौकरियों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है क्षेत्र में और ख़ास करके नौजवानों में। तो अभी जल्द में ही सर यूपी पुलिस का पेपर हुआ, जिसमें पेपर भी लीक हो गया। तो पेपर लीक होने का कारण, क्योंकि आप भी एक अधिकारी हैं, अचानक इतनी बड़ी परीक्षा होती है, परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तक कि सुना गया कि 1 घंटे पहले ही पेपर का मोबाइल के जरिए आ जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 58 से 60 लाख अभ्यर्थी या 58 से 60 लाख परिवार कह लीजिए, हर अभ्यर्थी किसी परिवार से संबंध रखता है। ये लोग 3-4 महीने से व्यस्त रहे और अचानक आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है और सरकार पहले मानती नहीं है, साक्ष्यों के बावजूद भी। बाद में जब संतुष्ट हो जाती है वह, संतुष्ट क्या मतलब, जो नौजवान है हर तबके से जब आवाज़ उठनी शुरू होती है साक्ष्य के आधार पर, तो सरकार पीछे कदम उठाती है और तब मानती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और उसको कैंसिल करते हैं फिर से। इससे इतने ज़्यादा परिवारों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य है, जैसे जब बेरोजगारी बढ़ता है तो देश राज्य किस आधार से गुजरता है?
देखिए आज़ाद, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ, पहले की जितनी भी केंद्र सरकार की सरकारें रही हैं या राज्य सरकारें रही हैं, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखकर काम करती हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, नौजवान जो पढ़कर कोई डिग्री लेके तैयार होता है, उसको कोई ना कोई रोज़गार मिले, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई उसको इस तरह की इसीलिए सरकारें प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देती नहीं हैं, उसमें भी बहुत सारा वर्कफोर्स जाता रहा है और सरकारी नौकरियां भी पैदा होती रही हैं। लाखों करोड़ों लोग रिटायर होते हैं जो पहले भर्ती हैं, उनकी जगह खाली होती है, उसके बाद सरकार नई योजनाएं, नए विभाग लाती है, उसमें नौकरियां पैदा होती हैं। इन लोगों ने उल्टी दिशा में काम करना शुरू किया। राजनीति में कब आप उतरे कि मुझे रिटायर होने के बाद मुझे नेता बनना है? नेता बनने का कारण क्या? देखिए आज़ाद, मैं यहीं गांव से बड़ा हुआ हूँ, यहीं के स्कूलों में पढ़ा हूँ और यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने देखा है पिछले 40-45 सालों में कोई ख़ास बात हुई नहीं। यहाँ के नेता जीतते हैं किसी पार्टी से, वो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करते हैं, यहाँ की जनता को क्षेत्र के विकास के लिए कोई गंभीरतापूर्वक उसको नहीं लेते हैं। और एक तो इस क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा देना पहला उद्देश्य मेरा ये रहे। दूसरा ये है कि जिस तरह से मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो विकास की गति थी वो बिल्कुल ठप हो गई है। सिर्फ भाषणबाजी, प्रचारबाजी तक ही विकास सीमित रह गया है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। आप जाकर लोगों से पूछिए, लोग बताते हैं। और इस बार लोग तैयार हैं कि इनको किसी तरह से हमने भगाना है केंद्र की गद्दी से। मछलीशहर से आप प्रत्याशी बनाए जाएंगे, वहाँ से सांसद चुने जाएंगे, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? मैं क्योंकि IAS अधिकारी रहा हूँ 89 बैच से, पंजाब कैडर, SDM, ADM, DM, प्रमुख सचिव कई विभागों में, विशेष मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उस पद से मैं आज से 9 महीना पहले रिटायर हुआ। रिटायर होने के तुरंत बाद अप्रैल से ही मैं गांव आ गया हूं, लगातार गांव-गांव में चल रहा हूं। 600-700 गांव में मैं जा चुका हूं अब तक और लोगों की समस्याएं जान रहा हूं, क्षेत्र देख रहा हूं। पहला काम होगा, क्योंकि मैं सरकार के सारे सिस्टम को जानता हूं, मैं पहले हफ्ते से ही ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन तो है मेरा कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र में किस तहसील में 5 विधानसभाएं हैं, किस क्षेत्र में कौन सी परियोजना लाई जा सकती है, उस पर मैं पहले हफ्ते से ही काम करना शुरू कर दूंगा। जी, अभी आप भी एक किसान हैं और क्षेत्र में मैं देखता हूँ आवारा पशुओं की संख्या बहुत है, लोग परेशान हैं, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। आपके जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, अखिलेश यादव जी, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से पोस्ट करते रहते हैं, आप कितना उनकी बातों से संतुष्ट हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस मुद्दे को जिस तरह से उठाते रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है। जो शहरों में बाकी लोग दूर दूर रहते हैं, जिनका किसानी से कोई नाता नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान सा सब्जेक्ट होगा, पर यह बहुत गंभीर विषय है। हमारा परिवार खेती से संबंधित रहा, किसान हम लोग रहे हैं, और आप ये मानिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसान। सारे आप देखिए, खाद, बीज, सिंचाई सब कुछ करने के बाद वो जो मेहनत करता है, और जब आपकी फसल थोड़ी सी तैयार होती है और एक रात में ही आप सुबह उठ के देखें तो आपका 1-2 बीघा पूरा का पूरा नष्ट हो चुका होता है, तो किसान जो है उसका शौक लगता है उसको, उसकी तो सारी 6 महीने की खेती जो है एक रात में उजड़ गई। तो ये बहुत गंभीर विषय है। बीच में सर एक श्रमिक कार्ड बना था, उस श्रमिक कार्ड क्या होता है? आज़ाद, इस विषय पे मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा। आप ये सरकार 2014 से श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए किसी दिशा में कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टी सुई घुमाई है। जो श्रमिक कानून थे उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया इन्होंने। और श्रमिक जो होता है, आप बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर कहीं भी जाके देखें, वहाँ श्रमिक हर एक जात से हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य के बच्चे हैं, हमारी छोटी जातियों के बच्चे हैं।
वो श्रमिक कानून को इन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया, संशोधन कर दिया जो श्रमिकों के हित के खिलाफ है। तो ये नहीं करना चाहिए था। इन लोगों ने कोई भलाई का काम नहीं किया श्रमिकों के लिए। क्या आपको लगता है 5 किलो राशन से जीवन चल सकता है? 5 किलो राशन को तो आज़ाद मैं एक दिन सुबह उठ के और टेलीविज़न पे जाऊं और कहूं कि भले ही मैंने गंगा की कसम ली थी कि 10 साल तक मैं मुफ्त राशन दूंगा, पर मेरा बजट अब ख़त्म हो गया है और आपको अगली 1 तारीख से मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा। तो राशन देना कोई इसका हल नहीं है। आप नौकरियां दीजिए, रोज़गार दीजिए, जिससे उनका परिवार का गुजारा हो सके, जो आगे बढ़ सकें। तो ये तो किसी भी मिनट पे आप समाप्त कर सकते हैं। मनरेगा है, ये राशन है, या 2000 रुपये जो आप दे रहे हैं, ये तो किसी समय भी आप बंद कर सकते हैं। क्या गारंटी है? अभी 69,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर बहुत जल्दी से जल्दी सरकार को फैसला लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे नवयुवक आप जाएंगे तो लखनऊ की सड़कों के किनारे सोए रहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको बड़ी जल्दी से जल्दी गंभीरतापूर्वक अगर उन्होंने उन रिजर्व पोस्टों के खिलाफ जनरल कैंडिडेट से भर दिया है तो इनको नई पोस्टें क्रिएट करके उनको एडजस्ट करना चाहिए। इस तरह से अन्याय है। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ यह मौजूद थे समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी लोकसभा मछली शहर के। इन्होंने कहा कि टिकट मुझे मिलता है तो अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सर्वप्रथम मैं जिस तरीके से गांव में विकास होता है, क्योंकि एक अधिकारी सारी बातों को जानता है, अधिकारी किस तरीके से काम करता है। ये अधिकारी होकर रिटायर हुए। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होती है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।